हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट सेक्शन का वन शॉट वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि चार्ज क्या है। चार्ज इज अ क्वांटिटी जिसका एसआई यूनिट है कूलम। देन एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज का फॉर्मूला है n इंटू ई। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करके चल रहा हूँ सो दैट हमें आगे हेल्प करे। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आपको मैं समझा दूँ। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? चार्ज इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो कितना चार्ज हुआ? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। 3 हुए तो 3 इंटू, तो ये चार्ज क्या है? n टाइम्स दैट 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब एक कूलम ऑफ चार्ज में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर यू राइट नाउ? नॉट रियली। अब 1 माइक्रोकूलम इज 10⁻3, 1 millicoulomb is 10⁻3, 1 microcoulomb is 10⁻6 and 1 nanocoulomb is 10⁻9। फिर हमेशा याद रखिएगा, इन एन इंसुलेटर चार्ज इज स्टैटिक, इट डज नॉट फ्लो। ये हमें पता है। इंसुलेटर्स का मतलब बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर चार्ज मूव नहीं करता, राइट? वहां पर चार्ज मूव नहीं करेगा। इन अ कंडक्टर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विच कैन फ्लो। तो इसीलिए तो हम मेटल्स को गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये रही बात करंट की। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फॉर्मूला ये रहा Q/T। ये फॉर्मूला आई होप सबको समझा होगा। Q की जगह मैंने क्या लिख दिया? NE/T। तो सुनो, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो मैं आपको शेयर या सब्सक्राइब करने तो नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन आप ये जरूर करना कि पिछले जितने भी चैप्टर्स के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं उन्हें देखो। आपको समझेगा मैं किस तरीके से अप्रोच करता हूँ क्वेश्चंस को, क्या वे से मैं वन शॉट सीरीज लाया हूँ। बिकॉज मुझे नहीं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे फोकस करना, मुझे नहीं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना, मुझे दोनों करना था। रही बात कि मैंने इस पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं बनाया है, तो प्लीज आप रुकिएगा पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर को, अगर उस चैप्टर में 3 सेक्शंस है तो मैंने 3 वन शॉट वीडियोस बनाए हैं, 2 सेक्शंस है तो 2 वन शॉट वीडियोस बनाए हैं। यहां तक आइडिया क्लियर? इस वाले पार्ट में हम रेजिस्टेंस के ऊपर क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ओम्स लॉ के ऊपर क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उसको डिस्कस करने वाले, सो दैट तुम आराम से पढ़ पाओ। वन शॉट का मतलब ये नहीं कि भगा रहो, वन शॉट का मतलब हम पूरी चीजें ढंग से पढ़ रहे हैं। जिन्हें सीरीज और पैरेलल में दिक्कत है वो प्लीज सेकेंड पार्ट के लिए वेट करिए, जैसे इस वीडियो के बाद 1 या 2 दिन बाद भी वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज नथिंग बट Q/T। Q को क्या लिख सकते हैं? NE/T। एक एमीटर क्या होता है? एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये इंफॉर्मेशन तुम्हें लग रही होगी छोटी छोटी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब हम एप्लीकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वहां पे यही छोटी छोटी चीजों से सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ लर्न करके चलिए। क्या बोला? एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। आई रिपीट, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये मैं ऑफलाइन क्लास में भी यही करता हूँ। मेरे साथ ही बच्चे 2 से 3 बार रिपीट कर रहे हैं, याद करो, खत्म करो। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, टेकिंग केयर that the positive mark of the ammeter is towards the positive terminal of the battery। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं होता कि नहीं यार सर एमीटर के ऊपर क्या ही क्वेश्चन आएगा, पार्ट 2 के लिए जरूर रुकना। वहां पर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे बेसिक एमीटर वोल्ट मीटर का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, और वो तुम्हारा बेसिक्स चेक कर रहा है। अब तुम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते 9th स्टैंडर्ड का क्यों पूछ लिया। तुमने पढ़ा है, तुमने पूरा पढ़ा, ये अज्यूम करके क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, चलो। तो एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स करंट एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है? कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को तुम लिख सकते हो 10⁻3, 1 माइक्रो को लिख सकते हो 10⁻6। ये न्यूमेरिकल में काम आते हैं ये वैल्यूज। अब ये याद रखिएगा, इन अ मेटालिक कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हमें मालूम है ये चीज कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस दूं तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर जाएंगे, उस चीज को हम बोलते हैं करंट। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की बात करूं, आई रिपीट, अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की बात करूं तो वहां पर जो कटायंस हैं और जो अनायंस है वो आपको करंट बनाकर देते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? चलिए समझाता है। ये मान लीजिए कंडक्टर है मेरे पास,
ये कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आवाराओं की तरह इधर उधर इधर उधर इधर उधर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक सेकेंड, आवाराओं की तरह इधर उधर इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे मैंने इनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर गए। तो मैंने बोला हु इज द कॉज ऑफ करंट इन कंडक्टर। आई रिपीट, किसके कारण की वजह से, किस कारण की वजह से करंट फ्लो हो रहा है? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। भाई इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते तो करंट होता ही नहीं, बराबर है। लेकिन अब मेरा सवाल है कि एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, सर हमें मालूम है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में हमारे पास होते हैं कटायंस, मान लीजिए मैंने बोल दिया Ca2+, और अपने पास होते हैं अनायंस, मान लीजिए मैंने बोल दिया OH-1। तो ये जो कटायंस और अनायंस होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज को, या मैं बोलूं करंट को फ्लो करवाने के लिए, बराबर। तो कटायंस एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, अनायंस एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके कॉम्बिनेशन से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो मैं खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट NQ। सर NQ का क्या मतलब? एक सेकेंड दीजिए। करंट इज इक्वल्स टू NQ का क्या मतलब? मैंने आपको बताया था ना, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन ये चार्ज किससे बना हुआ है? कटायंस एंड अनायंस में। इट इज N1 टाइम्स Q1, यानी कि नंबर ऑफ कटायंस के ऊपर जितना चार्ज है प्लस नंबर ऑफ अनायंस के ऊपर जितना चार्ज है, वो टोटल चार्ज ही आपको क्या देगा? करंट देगा। यहां तक आइडिया क्लियर? तो चलो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़ा कि व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज इज Q इज इक्वल्स टू N टाइम्स E। चार्ज, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻19। एक कॉलम पे ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन्स चढ़ा हुआ होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने देखा व्हाट इज करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज आप I को लिख सकते हो Q/T, या फिर आप लिख सकते हो NE/T। क्या यहां तक बात समझी? ठीक है सर। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर। अब 10th स्टैंडर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा डेफिनेशन दिया हुआ है, मैं वापस से इंसिस्ट कर रहा हूं, आप अभी डेफिनेशंस वगैरह के ऊपर ध्यान मत दो, आप सिर्फ समझो, उसके बाद क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उसे मैं बता दूंगा। चलो, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वो ये बोलता है कि अब अगर एक चार्ज को आप इन्फिनिटी से कैरी करके पॉइंट P तक लाओगे, अगर एक चार्ज को आप इन्फिनिटी से कैरी करके एक पॉइंट P तक लाओगे, तो जितना आपको काम करना पड़ा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, What is potential difference? It is the work done by that charge, बराबर। What is potential difference? It is the work done by the charge। मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो यहाँ पर ना ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं, यहाँ पे बड़ा सा पंखा है, समझो, बहुत इजीली समझा दूंगा ये मैं चीज़। बड़ा सा पंखा है, ठीक है। ये इतना बड़ा पंखा है कि जब यहाँ से हवा निकलती है तो ये इस डायरेक्शन में क्या दे रहा है? लोगों को फोर्स दे रहा है, समझा। अब ये हो आप, बराबर ये हो आप। अब इसे ऐसे समझो, जब आप यहां से यहां मूव कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है इस पंखे के फोर्स की वजह से आपको पीछे की तरफ धक्का लग रहा होगा। तो इस पंखे के फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ये आप हो, ये चार्ज आप हो, ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा। तो आप जब काम करते हो, किसने काम किया? आपने काम किया। देखो आपने क्या किया? काम किया। तो उसके वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, एक इम्बैलेंस आ जाता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। अभी टेक्निकलिटीज में मत जाओ, ये तो मैं बहुत डिटेल में 11-12 में बताया जाता है, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि ये जो तुम्हारा चार्ज है ये इस चार्ज के विसिनिटी में है। ये जो बड़ा चार्ज है इस बड़े चार्ज के विसिनिटी में छोटा चार्ज है। तो ऑब्वियसली बात है ये छोटा चार्ज क्या करेगा? रिपेलिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं फिर भी इस चार्ज को चाहता हूं यहां पर आ जाए, तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? उसके ऊपर काम करवाना पड़ेगा। तो ये जो मैंने काम करवाया किसको? चार्ज को, तो उसकी वजह से क्या डेवलप हो गया? पोटेंशियल, राइट। अब SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? इट इज जूल पर कूलम। ये देखो ना, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज वर्क अपॉन चार्ज। ये हो गई हमारी कहानी यहां तक खत्म। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने यहाँ पे बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैंने बता दिया करंट क्या है, मैंने बता दिया चार्ज क्या है। ये सारी बातें बेटा 9th स्टैंडर्ड की है, ठीक है। ये हमने वापस से रिवाइज भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग को कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज ओम्स लॉ के ऊपर 2 इंडिविजुअल वीडियोस बनाए थे जनरल। वो मैंने कुछ CBSE, ICSE, SSC के लिए नहीं बनाए, वो मैंने जनरल वीडियोस बनाए थे। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग को वो दोनों वीडियोस देखो। 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस है, एक 15 एक 20 मिनट का। ट्रस्ट मी, इट विल चेंज द वे यू लुक एट रेजिस्टेंस, इट विल चेंज द वे यू लुक एट ओम्स लॉ।
15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन एक बार में वो चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने जनरल तरीके से, मैं वापस से बताऊंगा यहाँ पे, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा नहीं, बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन फोकस ज्यादा रहूंगा कि मैंने थ्योरी बताया, मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया, मैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर फोकस करूंगा। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में एग्जैक्ट बताया है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको खाली ये चीज का ख्याल रखना है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर। ठीक है, क्या है रेजिस्टेंस? कि भाई अगर एक कंडक्टर है, बराबर, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियस ही बात है जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो उसी कंडक्टर के एटम्स एंड आयंस, उसी कंडक्टर के एटम्स या फिर आयंस क्या करेंगे? मच्छर बहुत है यहां पे, ठीक है, उसी कंडक्टर के एटम्स या फिर आयंस क्या करेंगे? उनको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन मिला उन्हें, उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ऐसे समझो कि आप जा रहे हो बाइक से या कार से या ट्रेन बोल रहा हूँ, बाइक, कार या एक्टिवा से और बीच में स्पीड ब्रेकर आया, तो जब आपका एक्टिवा चलेगा उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है आपको क्या मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। ठीक है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, समझे ये बात? ठीक है, सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या है? ठीक है, ओम्स लॉ ये बोलता है, ठीक है, ओम्स लॉ ये बोल रहा है कि अगर आपका फिजिकल स्टेट किसी कंडक्टर का सेम रहेगा, तो जितना करंट फ्लो करता है वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ये अगर मैंने ऐसे बता दिया तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से समझाता हूं, अब सारी चीजें इग्नोर करो। जिन्हें और डिटेल में पढ़ना है, मैंने आप लोग को बोला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज वो चेक करिए। व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज ओम्स लॉ, वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाएगा, वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब होता क्या है, मैंने क्या यहां पे क्या बोला है, एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन को समझाता हूं। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका क्या मतलब सर? फिजिकल स्टेट का क्या मतलब? तो आज के बाद जब भी तुम सुनो फिजिकल स्टेट, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए लेंथ, एरिया और मटेरियल। ठीक है, मटेरियल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। आगे जाके बताऊंगा क्यों ऐसा बोला। ठीक है, वापस से रिपीट कर दो सर। आज के बाद जब भी मैं सुनो फिजिकल स्टेट, मेरे दिमाग में 3 चीज आनी चाहिए, लेंथ, एरिया, मटेरियल। अरे यार हाँ, फिजिकल का मतलब क्या? फिजिकली आप देख के बता पाओगे लेंथ क्या है? आई मीन देख के मतलब ये नहीं बता पाओगे, अंदाजा मैं बोल रहा हूँ। लेंथ क्या है, थिकनेस क्या है, यानी कि एरिया है ना, और मटेरियल किसका बना हुआ है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। तो जब भी तुम सुनो फिजिकल स्टेट, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? लेंथ, एरिया और मटेरियल। और टेम्परेचर तो तुम्हें समझता ही है, नहीं समझता तो गर्म तो बैठ के देख लो, समझ जाएगा। अब वो ये बोल रहा है ओम्स लॉ कि अगर ये फिजिकल स्टेट कौन कौन, लेंथ, एरिया और मटेरियल, और साथ में साथ टेम्परेचर, अगर आपने कांस्टेंट रख दिया, आई विल रिपीट, लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर अगर आपने कांस्टेंट रख लिया, तो जो करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। सर हमें तो अभी भी नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं आपको एक तरीके से समझा देता हूं, सुनो ध्यान से। आई बिलीव यहां पे क्लियर हो जाएगा बात। चलो सुनो ध्यान से। मान लो तुम एक दुकान वाले के पास गए, उस दुकान वाले से तुम एक वायर लाए जिस वायर का लेंथ था 1 मीटर। सुनना ध्यान से, उस वायर का लेंथ क्या था? 1 मीटर। उस वायर का एरिया था 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ। फिर मटेरियल था कॉपर, है ना, मटेरियल क्या था? कॉपर। तो तुम दुकान वाले के पास गए, 1 मीटर का वायर लाए, एरिया कितना था, थिकनेस कितना था, 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और मटेरियल क्या था? कॉपर। और तुमने इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था 9 वोल्ट। समझे? ठीक है सर। सर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था 9 वोल्ट, इसमें से कितना करंट निकल रहा है? इसमें से करंट निकल रहा था 2 एम्पियर। समझे? इतना क्लियर हुआ बेसिक कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 9 वोल्ट, करंट कितना निकल रहा है? 2 एम्पियर। एकदम सिंपल, एकदम क्लियर। ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, याद रखना, मैंने क्या किया, मैं वापस से दुकान वाले के पास गया और मैंने दुकान वाले को बोला कि भैया 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 मेरे को ना वापस से 1 मीटर का वायर दो, मुझे वापस से एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर दो, और मुझे कॉपर का वायर ही देना। तो भैया मेरे को बोले ओम्स लॉ सीख रहे हो? मैंने ईगो पे ले लिया, भैया को कैसे मालूम उनको, है ना, कि मैं ओम्स लॉ सीख रहा हूँ। तो उनको कुछ तो मालूम है जो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, देखते हैं। अब मैं वापस से वही लेंथ, वही एरिया, वही मटेरियल का वायर लाया, लेकिन इस बार जो मैंने बैटरी लगाई वो 18 वोल्ट की लगाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो और ये 15 या 16 मिनट है जो भी है, और अगर मैंने बैटरी अब 18 वोल्ट के लिए, बताओ मुझे क्या करंट फ्लो हो सकता है यहाँ पे? तो तुम बोलो सर कॉमन सेंस ये बोलता है अगर 9 वोल्ट की बैटरी पे अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो 18 वोल्ट की बैटरी पे 4 एम्पियर का करंट फ्लो करना चाहिए। यानी कि जब फिजिकल स्टेट कांस्टेंट था, ओके, पहले भी लेंथ, एरिया, मटेरियल सेम,
बाद में भी लेंथ एरिया मटेरियल सेम। तो अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट था और आसपास का टेम्परेचर तो दोनों ही केस में कांस्टेंट था, यानी कि चेंज नहीं हो रहा था, तो जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, डबल हुआ, करंट भी देखो सर क्या हो गया, डबल हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब समझो ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ बोलता है कि भाई जब तुम लेंथ एरिया और मटेरियल कांस्टेंट रखोगे अलोंग विद टेम्परेचर, जब तुम लेंथ एरिया और मटेरियल कांस्टेंट रखोगे अलोंग विद टेम्परेचर, तो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट रहेगा। सर रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, क्या मतलब? जरा 9 को 2 से डिवाइड करना मेरे लिए, करना। तो 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 मिलेगा। जरा 18 को 4 से डिवाइड करना तो तुम्हें मिलेगा वापस से 4.5। तो ये जो 4.5 वैल्यू मिली यही क्या था, तुम्हारा रेजिस्टेंस। सर हाँ, रटा तो है, समझ भी गया आज। अगर समझा है सो प्लीज शो योर अप्रिसिएशन बाय राइटिंग अ स्मॉल कमेंट दैट यस यू हैव अंडरस्टूड, है ना। बस इतना लिख दिया। मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो जनरली जब भी मैं वीडियोस अभी डाल रहा हूँ आईसीएससी के 40, 50, 60, 70, 80, 90 व्यूज के आसपास जा रहे हैं, मतलब इतने लोग के आसपास जा रहे हैं। मैं अज्यूम करके चलाऊं कि मान लो 90 में से सिर्फ और सिर्फ 10 लोग होंगे जिन तक ये वीडियो जो आईसीएससी के है पहुंच रहा है। ज्यादा लोग तक पहुंच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 लोग तक पहुंच रहा है। 10 में से एक ने भी बता दिया कि हाँ सर हमें चीज समझ में आ गई, सो द एफर्ट्स इट्स टेकिंग विल बी वर्थ इट। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ हमें समझ में आ गया सर कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, जब भी आपका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो करंट है फिजिकल स्टेट में कौन कौन आया सर? लेंथ, एरिया, मटेरियल। कौन कौन आया सर? लेंथ, एरिया, मटेरियल, बराबर। ये अगर कांस्टेंट रहेगा तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस से, एंड ये रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सर इसी बहाने हमें ये भी मालूम है, एक सेकेंड रुकना, मैंने नहीं, चलो ये तो बाद में डिस्कस किया हुआ है। अब बच्चे मुझे पूछ रहे होंगे कि अगर सर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो सर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? तुमने खुद ही जवाब दे दिया, लेंथ, एरिया और मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अपन जब फैक्टर्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। चलिए यहां तक आइडिया क्लियर हो गया ओम्स लॉ। तो 100 बात की एक बात, आज के बाद जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस कांस्टेंट दिखे या फिर तुम सुनो ओम्स लॉ, आज के बाद जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस कांस्टेंट दिखे या फिर तुम सुनो क्या? ओम्स लॉ। वापस से, आज के बाद जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस कांस्टेंट दिखे या फिर तुम सुनो ओम्स लॉ, क्या दिमाग में आना चाहिए कि करंट उतना ही बढ़ेगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा। समझा? चलिए बढ़ते आगे। अब ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम। यूनिट और क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर एम्पियर, बिकॉज वोल्ट पर एम्पियर है। 1 किलो ओम इज 10⁻3, 1 मेगा ओम इज 10�6। अब कंडक्टेंस क्या होता है सर? कंडक्टेंस बेसिकली रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, इतना सिंपल। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? व्हाट इज कंडक्टेंस? कि कितना कंडक्ट करवा के दे सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या? कितना अपोज करवा के दे सकता है। तो अगर एक इंसुलेटर है मेरे पास, वो इंसुलेटर क्या करवा के दे सकता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे। तो लॉजिक लगाओ, अगर कंडक्टर में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी कि कंडक्टर बोल रहा हूं यार, आई एम सो सॉरी, इंसुलेटर में अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इंसुलेटर में अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसका मतलब कंडक्टेंस जीरो होगा, कंडक्ट ही नहीं करेगा ना। लेकिन अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि कंडक्ट करवा सकता है। एक और बात, ऐसा यूनिट क्या होता है कंडक्टेंस का? ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस का अगर ओम होता है तो कंडक्टेंस का क्या होगा? ओम इनवर्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जहां पे क्वेश्चन आएंगे आप लोग को। क्वेश्चन आएगा, आपको IV ग्राफ और VI ग्राफ दे देगा। तो जब भी तुम्हें IV या VI ग्राफ दिखे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए रेजिस्टेंस। जब भी तुम्हें IV या VI ग्राफ दिखे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए रेजिस्टेंस। समझाइए। अब टेक्स्ट बुक ने इसे बहुत अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, मैं उसको ऐसे नहीं समझा रहा हूं, मैं मेरे हिसाब से समझाऊंगा। चलो ये मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, इसे क्वेश्चन करके देखते हैं, समझना। यहाँ पे मैंने 2 ये ले लिए, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस ले लिए, आई मीन 2 लाइंस ले लिए, आई एम सो सॉरी। एक का नाम दे दिया A, एक का नाम दे दिया B। मैं चाहता हूं तुम बताओ कि दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो भाई ऑब्वियसली बात है B का रेजिस्टेंस ज्यादा है। सर कैसे पता चल रहा है? आप देखोगे एंगल ज्यादा है ना, हमने स्लोप, बेसिक स्लोप में पढ़ा है कि इसका एंगल कम है, इसका एंगल ज्यादा है, तो हम बोलेंगे RB इज ग्रेटर देन RA। लेकिन ये बात तभी तक ही सच है बेटा, ये बात तभी तक ही सच है जब तक करंट x एक्सिस पे हो और पोटेंशियल डिफरेंस y एक्सिस पे हो। इसका क्या मतलब सर? देखो कॉमन सेंस लगाओ, मुझे मालूम है स्लोप कैसे निकलता है।
स्लोप निकलता है डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर डेल वाई क्या है डेल वी मतलब क्या चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट, या मैं बोलूं हाँ। तो मुझे बताओ वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो जब तुम इस वाले ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो तुमको डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है, ये समझा मैं क्या बोला। और 100 बात की एक बात मैंने और इजी तरीका क्या बताया, तुम एंगल देख लो यार, एंगल अगर कम है रेजिस्टेंस कम है, एंगल अगर ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन एंगल देखोगे कहां से, आई से, एक्स एक्सिस से नहीं, आई से देखोगे, आई से, ये समझा, ठीक है। चलो अब यहां दिमाग लगाओ, अगर मैं यहां स्लोप निकालने की कोशिश करूं तो यहां पे तो स्लोप क्या आएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, वापस से डेल वाई क्या है डेल आई अपॉन डेल एक्स क्या है डेल वी, इसका मतलब आई अपॉन वी तो आर थोड़ी होता है सर, वो तो 1 अपॉन आर होता है। तो अगर मैंने सेम क्वेश्चन तुम्हें यहां दिया होता बेटा, सेम क्वेश्चन यहां दिया होता और तुमसे पूछता मैं कि बताओ ए और बी में से कौन ज्यादा है कौन कम है, तो इस बार तुम बी नहीं बोलते सर, नहीं एंगल तो देखो ना ज्यादा है बी का, नहीं, आप एंगल एक्स एक्सिस से मार्क नहीं करोगे यहाँ पे, सिर्फ इस वाले, हाँ ओम्स लॉ वाले केस में बोल रहा हूं, आप एंगल मार्क करोगे आई से। तो अगर आप आई से मार्क करो एंगल, तब आपको क्या दिख रहा है, ए बड़ा दिख रहा है या बी बड़ा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है। अभी क्यों हुआ, बिकॉज आईवी ग्राफ में रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होकर मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें अब गेम समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे याद रखना है, हमें ये आई बाई वी या वी बाई आई से याद नहीं रखना। मैंने क्या बोला, जब भी तुम्हें वी आई ग्राफ दिखे, जब भी तुम्हें क्या दिखे, वी आई ग्राफ दिखे, तो हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना कि एंगल तुम कहां से मेजर करोगे, हमेशा आई से। तो अगर आई से एंगल कम तो रेजिस्टेंस कम, आई से एंगल ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, यहां पे देखो सेम लॉजिक लग रहा है, आई से एंगल कम रेजिस्टेंस कम, आई से एंगल ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, तो यहां पे ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्या यहां तक बात समझी, ठीक है सर। अब आता है दो टाइप ऑफ रेजिस्टर्स पे, इसके ऊपर तुम डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्ट कर लो, एक होता है ओमिक रेजिस्टर, एक होता है नॉन ओमिक रेजिस्टर, नाम में ही मतलब है। ओमिक रेजिस्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ ओबे करेंगे, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करेंगे, यानी कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ओम्स लॉ फॉलो करेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। एग्जांपल्स प्लीज पढ़ के चले जाना, यहां से पूछ सकता है, ऑल मेटालिक कंडक्टर्स सच एज सिल्वर, आयरन, कॉपर, नाइक्रोम, इलेक्ट्रोलाइट विद इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो होता है, जो हमने केमिस्ट्री इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा के देता है। चलिए नॉन ओमिक में कौन कौन आया, जंक्शन डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट, बल्ब वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहां मैंने आपको बोला था ना, सीधा सीधा क्वेश्चन कहां से बनता है, एक तो फैक्टर से बनता है और एक ओम्स लॉ से बनता है। ओम्स लॉ पे कैसे बनेगा, बिंदास बेफिक्र रहो, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो अब क्या क्या फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो पहले तो वो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे। सर क्या मतलब मटेरियल के नेचर पे, बताता हूं। मटेरियल का नेचर मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। यहाँ पे स्लो जाएंगे, वे वापस है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को सबसे पहले अफेक्ट करता है उसका मटेरियल, कि वो कॉपर का बना है, गोल्ड का बना है, सिल्वर का बना है, आयरन का बना है, बराबर, या फिर प्लास्टिक का बना है, ग्लास का बना है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे। उस मटेरियल के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा, सर रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। तो पहली बात तो मेरे साथ रहो तुम, रेजिस्टेंस अलग चीज है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एक ही चीज है, यानी कि दोनों के नाम अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही है। तो एग्जाम कभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ लेता है, कभी रेजिस्टिविटी पूछ लेता है। ये क्लियर हुआ, वापस से ये क्या है, रेजिस्टेंस अलग चीज है, ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यानी कि एक ही चीज है, ये समझा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कितना तुम्हें वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है करंट के फ्लो, कितना करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग। एग्जाम्पल से समझाता हूं, मैं हूं और मेरे साथ मेरा डबल इंसान खड़ा हुआ है, साइज में डबल, बराबर, ये समझा, ठीक। मैं हूं और मेरे बाजू में मेरे डबल द साइज का इंसान खड़ा हुआ है और सामने से साइकिल आ रही है, तेज साइकिल आ रही है, ये समझा। अच्छा साइकिल बच्चे की साइकिल है, तेज आ रही है, दैट्स इट। अब सुनो, जब वो साइकिल मेरे तरफ आई तो मैं उसे रोकना चाह रहा था, बिकॉज मैंने देखा कि पीछे यार गड्ढा वड्ढा है, घिर विर जाएगा बच्चा, तो मैं रोकना चाह रहा हूं साइकिल को, यानी कि मैं उस साइकिल के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करना चाह रहा हूं, यानी कि मैं क्या दे रहा हूं, रेजिस्टेंस दे रहा हूं, माने समझा, हाँ या ना, ओके। फिर ये जो दूसरा है इंसान, वो डबल द साइज है मेरा, उसके सामने भी यही सेम साइकिल आई वापस से बच्चे के साथ, और वो भी चाहता है कि बच्चे को लगे ना तो वो रोक दे, तो उसने भी क्या ऑफर किया उसको, रेजिस्टेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूं हम दोनों ने रेजिस्टेंस ऑफर किया, रेजिस्टेंस मैंने भी ऑफर किया, रेजिस्टेंस उसने भी ऑफर किया, समझा, हाँ सर समझ गया।
अब हुआ ये कि जब मैंने रेजिस्टेंस ऑफर किया, मैं कम रेजिस्टेंस ऑफर कर पाया, उसने जब रेजिस्टेंस ऑफर किया वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करवाया। तो जो एबिलिटी थी मेरे रेजिस्टेंस ऑफर करने की और जो एबिलिटी थी उसके रेजिस्टेंस ऑफर करने की, वो किस पे डिपेंड किया? वो हमारे इनहेरेंट मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड किया ना, हमारे इंटरनल शक्ति पे डिपेंड किया ना। अब समझा क्या है? तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज द एबिलिटी टू ऑब्स्ट्रक्ट। हाउ मच कैन यू ऑब्स्ट्रक्ट? एबिलिटी। अब एग्जांपल से समझाता हूं एक और। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब? कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है, रोकने की क्षमता है, वो बहुत कम है, तो ही तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर मैं बोलूं प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, यानी कि उसकी रोकने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता। इज दिस क्लियर? सो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? अरे मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना। तुम बोल रहे हो मुझे वायरिंग करनी है, मैं प्लास्टिक का वायर ले आया, थोड़ी फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज वो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है प्लास्टिक का वायर। मैं इंसुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बच्चे अब कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉपर के वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है, वो प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्लास्टिक का वायर बना रहा हूं, मतलब मैं चाह रहा हूं प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो इसका क्या मतलब कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है उसके मटेरियल पे। और आज के बाद जब भी मैं बोलूं मटेरियल, यानी कि वीडियो में जब भी मैं बोलूं मटेरियल का मतलब क्या दिमाग में क्या आना चाहिए? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये वर्ड आना चाहिए दिमाग में। समझे क्या? ठीक है सर। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, यानी कि जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस। इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है, बहुत ऑब्वियस है। मेरे को नींद नहीं आएगी, चलो एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम आधा अधूरा पढ़ के जाओ। दो वायर है मेरे पास, एक लंबा सा वायर है और एक छोटा सा यूएसबी वायर है। कौन सा वायर यूज करूंगा अगर, और दोनों का थिकनेस सेम है, यानी कि दोनों सेम एरिया के है, कौन सा वाला वायर यूज करूंगा अगर मुझे फास्ट चार्जिंग करना? तुम बोलोगे सर छोटा वाला वायर। क्यों सिलेक्ट किया बताओ? यहाँ पे लॉजिक नहीं लग रहा। तुमने इसीलिए छोटा वाला वायर सिलेक्ट किया बिकॉज छोटे वाले वायर का लेंथ कम है, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। हाँ सर, अबे करंट V/R होता है ना, बराबर। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर। अब तीसरा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जितना ज्यादा मोटाई, जितना ज्यादा एरिया, थिकनेस, उतना कम रेजिस्टेंस होगा। कॉमन सेंस यार, बड़ा ऑब्वियस है ना। अगर मैं छोटा सा दरवाजा बनाया हो और छोटे से दरवाजे में से मैं बोल रहा हूं भागो सबके सब, तकलीफ होएगा भागने को सबको। लेकिन अगर मैं ह्यूज बड़ा सा दरवाजा बना लिया, आराम से सब लोग वहां से फ्लो कर सकते। क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, एंड जितना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा करंट। तो एरिया बढ़ने से करंट बढ़ता है एक्चुअली, क्योंकि एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। तो चलो सर, हमें ये भी समझ में आ गया। देखो 3 फैक्टर्स क्लियर हो गए। क्या क्या फैक्टर्स थे? लेंथ, एरिया, मटेरियल। और क्या मैं बोल सकता हूं यही तो उसके फिजिकल स्टेट था। ओम्स लॉ, हाँ ओम्स लॉ में यही सब चीजें तो थी। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब? कि लेंथ, एरिया, मटेरियल सेम है। फिजिकल स्टेट का क्या मतलब? लेंथ, एरिया और मटेरियल सेम है, तो ही तो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा था। अब आखिरी बात आती है टेम्परेचर पे। तो सर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? बड़ा ऑब्वियस है, तुम देख के ही बता दो। देखो V और I ग्राफ है, हाँ या ना? अगर V और I ग्राफ है तो हमें तो क्या बोला था आपने कि V और I ग्राफ का मतलब क्या? कि रेजिस्टेंस हमें I से मार्क करना है। बताओ, अगर मैं I से मार्क करूं तो B का रेजिस्टेंस कम दिख रहा है और A का रेजिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है। इसका ये मतलब कि टेम्परेचर A का ज्यादा है, B का कम है। आपने ये बता दिया कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्या ये बात समझी? लेकिन ये कहानियां चेंज होती है जब हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड अलॉयज की बात करते हैं। वो आगे बताऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। 1 मार्क का ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है भाई, मैं खत्म हो जाऊंगा यार, ये कितने मच्छर है यहाँ पे। ठीक है चल, अगर आप अब तक बने हुए हो वीडियो में, सो यार सीरियस लर्नर। मैंने ये पहले वीडियो में भी बोला है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, स्टिकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज स्टिक एंड डोंट स्विच, बिकॉज जितना आप किसी चीज के साथ चिटक के रहोगे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, तो ही रिजल्ट्स आते हैं। यू हैव सीन all the successful people, now when I say successful, it has nothing to do with money. All the successful people in sports, content creation, business, you know what it takes to be successful.
एवरीवन नोज ऑलरेडी, राइट? सो वो क्यों उन्हें वो सब सक्सेस मिल रहा होता? बिकॉज वो चिटक के रहे, राइट? आज के टाइम पे ये बच्चों के साथ एग्जाम्पल लेना बहुत वैलिड है कि जितने भी आप यूट्यूबर्स देखते हो, जितने भी आप इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, टू बी वेरी स्पेसिफिक, उन्हें क्यों इतने आउटसाइड रिटर्न्स मिल रहे होते हैं? वो क्यों इतने फेमस एंड क्यों इतने सक्सेसफुल है? इट इज बिकॉज वो चिटक के रह रहे, राइट? दे हैव नॉट बीन डूइंग दिस यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक फॉर 1 year 2 year, दे हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम पास्ट 5 years. आई नो आपके बोर्ड्स है, 5 साल तक नहीं पढ़ोगे बोर्ड्स तक, लेकिन जो 2 महीने 3 महीने हैं वो चिटक के रहो एक चीज के साथ. जो टीचर का समझ में आता है उस टीचर से पढ़ो, लेकिन ढंग से पढ़ो, चिटक के रहो. बिकॉज इट इज यू हु डिसाइड्स यू विल गेट गुड मार्क्स और इट इज यू हु डिसाइड्स हु गेट बैड मार्क्स. देयर इज नो सच थिंग एज, है ना, किसी के वजह से. हर चीज अपने वजह से ही होती है. ठीक है, चलो पढ़ते आगे. अब आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर. मैंने बोला था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है रेजिस्टिविटी. इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट. अब क्योंकि हमने देख लिया रेजिस्टेंस क्या क्या बातों पर डिपेंड करता है, तो देखो मैंने क्या लिखा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन एरिया. अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो सर आ गया मटेरियल, जिसको तुम बोलते थे रेजिस्टिविटी. समझे क्या? क्या बोलते थे तुमसे? रेजिस्टिविटी, बराबर. अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब तक हमने क्या पढ़ा कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को. तो तुम्हारे दिमाग में अब 4 बातें आनी चाहिए सर. लेंथ, एरिया, मटेरियल यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, और चौथा टेम्परेचर. लेकिन अब आप बोल रहे हो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अब 2 बात पे डिपेंड करता है, खुद मटेरियल पे. यार मैंने बोला ना एक ही चीज तो है, मटेरियल. कॉपर है, कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा. कॉपर आज ये नहीं, कल ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे को तो कल इंसुलेटर की तरह बिहेव करना है. कॉपर की तरह बिहेव करेगा. सो क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या बातों पे डिपेंड करता है? पहला, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होगा इंसुलेटर्स के लिए. अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि ये रो हाई होगा इंसुलेटर्स के लिए, मतलब वो कंडक्ट नहीं करवाएंगे. और अगर लो होगा कंडक्टर्स के लिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे. तो ये तो हमें ऑब्वियसली बात है, पता ही है. अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो सर वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पर, बराबर. तो देखो कितना इंटर रिलेटेड है. देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे बता देता हूं. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है एंड इवेंचुअली किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम मटेरियल या फिर टेम्परेचर चेंज करोगे तो सीधा चेंज किस में आएगा? रेजिस्टेंस पे आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में कौन बैठा हुआ है? लेंथ, एरिया और मटेरियल. अरे यार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही होगी बात, ठीक है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2 बात पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, बराबर. अब ऑब्वियसली बात है, अगर मटेरियल चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा, और अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. तो इवेंचुअली रेजिस्टेंस 4 बात पे डिपेंड कर रहा है. रेजिस्टेंस 4 बात पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, एरिया और अब कंबाइन कर दो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2 बात पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल एंड टेम्परेचर. तो इवेंचुअली डिपेंड ही कर रहा है ना. आई होप यहां तक क्लियर हुआ. अब ये याद रखिएगा प्लीज, यहां से क्वेश्चन आएगा. और मैंने अच्छा जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, यहाँ से 50% क्वेश्चन मैंने खुद डिजाइन किए हैं, खुद बनाए हैं, और बाकी के 50% आपके आईसीएससी के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बुक से लिए हैं. रीजन मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिले. आप 1-2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें अब आ जाएंगे. आपको रिपीटेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे. ये है पूरा गेम, समझे? चलो समझते हैं टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है. सो फॉर मेटल द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मेटल्स के लिए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी घटेगा. इतना सिंपल है. क्लियर हुआ? ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. सेमीकंडक्टर्स के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. प्लेन है, रट लो अभी के लिए. क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं मैं बता दूंगा, बिकॉज जितना अच्छे से ये लर्न हो जाएगा ना उतना अच्छे से अप्लाई कर पाओगे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में. चलो वापस से. फॉर मेटल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर. याद करके चलो. फॉर मेटल्स बोलेंगे, हाँ. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. फॉर सेमीकंडक्टर्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंड फॉर अलॉयज यानी कि कॉन्स्टेंट, मैग्नेनिन, इट रिमेन्स अनचेंज्ड. समझा? इट रिमेन्स अनचेंज्ड और कांस्टेंट विद चेंज इन टेम्परेचर. मतलब क्या? मेरे पास यहाँ पे 3 मटेरियल है. चलो मैं एक क्वेश्चन अभी कॉम्पिटेंसी बना के बताता हूँ तुम्हें. Two students are arguing over specific resistance. Okay, student A says that specific resistance changes
with increase in temperature for an alloy. Student B says specific resistance does not change for an alloy, it remains constant. Whom do you think has said it correctly? The answer is B. Notice किया तुमने कितना तुरंत तुम्हारे दिमाग में आया कि स्टूडेंट बी ने राइट आंसर दिया, स्टूडेंट ए ने गलत बोला। कॉम्पिटेंसी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं, एक सिनेरियो बना के दे देंगे, उसमें तुम्हें बोलेंगे सोचो, रियल लाइफ में सोचो। तो अब से अगर तुम्हारे पास 3 मटेरियल आ गए और तुम्हें अगर ये 3 मटेरियल में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करूं जिसमें रेजिस्टेंस को टेम्परेचर से फर्क ना पड़े, तो तुम बोलोगे सर अलॉय यूज करेंगे। ये है एप्लीकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ अलग नहीं है। लेकिन फंडामेंटल आइडिया कब क्लियर, मतलब क्वेश्चंस होंगे कब, जब फंडामेंटल आइडिया क्लियर है। भाई पहले भी तो यही करते थे, बस पहले तुमसे एक्सपेक्टेड था रटो लिखो, अब तुमसे एक्सपेक्टेड है रट लो लेकिन उसको अप्लाई करना सीख जाओ। और यही इस वन शॉट सीरीज का मेन मोटिव है। अगर आप अब तक यहां पे हो, ये सुनो ध्यान से, वन शॉट सीरीज का मोटिव यही है कि आपको मैं अप्रोच बता पाऊं। And trust me, my goal is very clear. Even if this message right in that 36-37 minute, if this message goes to even one student, I am winning. This is to give me some amount of motivation to keep going, because it is very difficult. I'm not complaining. It is very difficult to keep on posting and expecting nothing. It is only one thing कि आपने एक बच्चे ने भी देख लिया, उसको समझ में आ गया, बात खत्म, उसके दिमाग में क्लियर हो गई बात, उसका डायरेक्शन पिवट चेंज कर पाए। दिस इज द रीजन व्हाई टीचिंग इज so valuable, that we are able to pivot your direction slightly. ठीक है, चलो अगर आपके दिमाग में बात बैठी है तो हम करते हैं मेटल्स के लिए। वापस से बोल दूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इट वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। For semiconductors, specific resistance is inversely to temperature, and for alloys, the specific resistance does not change with temperature. यानी कि ये अलॉयज है जो यूज किए जाते हैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए। रेजिस्टर्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, रेजिस्टर्स, ये वो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो देखो 3 वर्ड पढ़े तुमने। रेजिस्टर्स जो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस देते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल की एबिलिटी होती है रेजिस्ट करने की। चलिए, अभी मैंने नोट क्यों लिखा मालूम नहीं, मुझे लिखना भूल गया लगा। चलो, अब चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर, ये भी आप रट लो, पढ़ लो, जो भी है कि फॉर इलेक्ट्रिकल एंड पावर ट्रांसमिशन कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड। बराबर आए हुए हैं क्वेश्चंस, इसीलिए बोल रहा हूं। फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स यानी कि जिसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो। देखो तुमने रेजिस्टर बनाया, लेंथ एरिया मटेरियल तो चेंज हो ही नहीं सकता वैसे भी, समझ रहे हो? लेंथ एरिया मटेरियल तो वैसे भी चेंज नहीं होगा ना। अरे यार ये इसका लेंथ एरिया मटेरियल चेंज, अनलेस अनटिल मैं तोड़ ना दूं, लेकिन ये चेंज थोड़ी होगा। तो रेजिस्टेंस का भी लेंथ एरिया मटेरियल तो चेंज ही नहीं हो रहा। अगर वो 3 चेंज नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर मैं रेजिस्टर मेटल का बना दिया या फिर सेमीकंडक्टर का बना दिया, मैं रिस्क पर हूं। क्यों? क्योंकि मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस भी चेंज कर देते हैं। अभी तो पढ़ा हमने, देखो यहां पे मेटल्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उनका चेंज हो जाता है टेम्परेचर से। तो अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी पे। अब बैठ रहा है लिंक, तो हम रेजिस्टर्स बनाने के लिए क्यों मैग्नेनिन एंड कॉन्स्टेंटाइन यूज करते हैं, क्यों एक अलॉय यूज करते हैं? इट इज बिकॉज वो टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता। ये चीज पढ़ानी थी मुझे तुम्हें। फ्यूज वायर के लिए हम यूज करेंगे लेड एंड टिन। क्यों लेड और टिन? बिकॉज इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैं आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा क्या है फ्यूज वायर एंड स्टफ। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या यूज करते हैं? टंगस्टन, बिकॉज हमें हाई मेल्टिंग चाहिए सो दैट वो हीट को ट्रांसफर कर दे इलेक्ट्रिसिटी में। एंड फॉर हीटिंग एलिमेंट हमें क्या चाहिए? नाइक्रोम चाहिए। प्लीज 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 ये याद कर लो। चलो मेरे साथ ही कर लो, मैं रिस्क नहीं ले रहा। क्या बोले? इलेक्ट्रिकल एंड पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या चाहिए? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स के लिए क्या चाहिए? मैग्नेनिन या फिर कॉन्स्टेंट। फिर फ्यूज वायर के लिए क्या चाहिए? लेड एंड टिन। फिर इलेक्ट्रिकल बल्ब के लिए क्या चाहिए? टंगस्टन। और फिर हीटिंग एलिमेंट के लिए क्या चाहिए? नाइक्रोम। अब आते हैं सुपर कंडक्टर्स पे। छोटा सा पार्ट है, करते हैं कंप्लीट एंड फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सुपर कंडक्टर्स, अ सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट कंडक्टेंस। इंपॉर्टेंट, क्या बोला? अ सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस विद जीरो रेजिस्टेंस, ऐसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं। भाई देखो, आप बोलोगे कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन होता जरूर है भाई मेरे, ठीक है? सो सुपर कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच हैव जीरो रेजिस्टेंस यानी कि इनफाइनाइट कंडक्टेंस एट अ वेरी लो टेम्परेचर। यानी कि सुपर कंडक्टर्स हम बना सकते हैं, लेकिन बहुत 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 कम टेम्परेचर पे बना सकता हूं। जैसे कि अगर मैं मर्क्यूरी को बिलो 4.2 ले गया केल्विन, कन्वर्ट करके देखोगे 4.2 केल्विन को, तो -268 या समथिंग ऐसा टेम्परेचर आएगा। भाई इतना टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है लेके जाना, लेकिन अगर हम ले जा पाए
इतने टेम्परेचर पे, इतने लो टेम्परेचर पे, तो मर्क्यूरी कैसे बिहेव करेगा? सुपर कंडक्टर, मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, कुछ भी नहीं, है ना। फिर लेड बिलो 7.25 केल्विन एंड नायोबियम बिलो 9.2 केल्विन आर सुपर कंडक्टर्स ओनली बिलो दिस टेम्परेचर। अब तुम्हें मालूम है यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्लियर? चलो क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चार्ज, जिसका एसआई यूनिट है कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻19। चार्ज का फॉर्मूला है n × E, where n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर 1 मिली कूलम इज 10⁻3, माइक्रो इज 10⁻6, नैनो इज 10⁻9। याद करो, खत्म करो। ये क्यों आए हो तुम वीडियो में? यहाँ पे लर्न करके खत्म करने के लिए कि स्विच करने के लिए आए हो? एक वीडियो देखा, आगे बढ़े, एक वीडियो पढ़ाई करो ढंग से। In insulator, charge is static, it does not flow. In conductor, large number of free electrons are present which can flow. Current, it is defined, एक second. It is defined as a rate of flow of charge, यानी कि I is equals to Q upon T, यानी कि NE upon T. Ammeter is a device which measures current and it is connected in series, taking care that the positive mark is always connected with the ammeter and towards the positive terminal of the battery. SI unit of current is ampere, 1 milli is 10⁻3, 1 micro is 10⁻6. In a metallic conductor, free electrons are responsible for the flow of current. And in an electrolyte, who are responsible? Cations and anions. बराबर। फिर potential difference क्या होता है? It is the amount of work done by the charge to move from infinity to a point. ठीक है? SI unit होता है volt, joule per coulomb. Resistance is the obstruction offered by the to the flow of current. Ohm's law ये बोलता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट कंडक्टर का कांस्टेंट रहता है अलॉन्ग विद टेम्परेचर, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अभी अपन ने देखा ना यार, अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, लेंथ, एरिया, मटेरियल, और अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये चारों पे कौन डिपेंड करता था? अपना रेजिस्टेंस भाई डिपेंड करता था ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। फिर एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ग्राफ में हमने ये देखा कि अगर आईवी ग्राफ है या वीआई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ होने दो, बात तो हमें किसकी पता चलती है? रेजिस्टेंस की। लेकिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एंगल मार्क करके, आई से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो आई से एंगल मार्क करोगे, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, आई से एंगल मार्क करोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, चलो। ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, नॉन ओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे। क्या फैक्टर्स है जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, एरिया पे इनवर्सली डिपेंडेंट है, मटेरियल पे भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली। फिर हमने देखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? दो चीज पे, खुद मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। क्योंकि वो ये दो बात पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस भी इन पे डिपेंड करेगा। फिर क्या है फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? उनकी प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। कंडक्टर्स के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलेटर्स के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ पर कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। तो मेटल्स के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बराबर। फॉर सेमीकंडक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरीज इनवर्सली टू द टेम्परेचर, उल्टा बिहेव करता है। लेकिन कुछ अलॉयज यानी कि कॉन्स्टेंटेंट और मैग्नेनी ये बिल्कुल चेंज नहीं करते अपने रेजिस्टेंस को, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो या घटा दो तब भी, इसीलिए ये यूज किया जाता है रेजिस्टेंस में। फिर हमने देखा कि क्या क्या मटेरियल यूज होता है क्या क्या डिवाइसेस के लिए। सो इलेक्ट्रिकल एंड पावर ट्रांसमिशन के लिए हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूज करते हैं। सेकेंड, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स के लिए बिकॉज रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, हम मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटेन यूज करते हैं। फ्यूज वायर के लिए लेड और टिन, बाद में बताऊंगा किसी सेक्शन में। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए टंगस्टन और हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम। सुपर कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो कि जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, लेकिन जब उनका टेम्परेचर बहुत 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 कम हो जाए, जैसे कि अगर मर्क्यूरी को मैं बिलो 4.2 केल्विन ले जाऊं, नायोबियम को 9.2 केल्विन के नीचे ले जाऊं और लेड को 7.25 केल्विन के नीचे ले जाऊं, तो वो सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन अब ये बोलता है द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर 4 डिफरेंट मटेरियल इज शोन अलोंगसाइड। तो पहले देख लो ग्राफ। तो ये दिख रहा है मुझे V और I का ग्राफ। अगर V और I का ग्राफ है तो अभी हमने डिस्कस किया VI ग्राफ मतलब क्या चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? रेजिस्टेंस के बारे में। Which of the 4 materials would be used for making filament of a bulb? Okay sir, filament of a bulb यानी कि टंगस्टन, अभी पढ़ा राइट? बताओ, filament of a bulb यानी कि
टंगस्टन, और टंगस्टन को क्या चाहिए, मैंने बोला था हाई रेजिस्टेंस चाहिए, राइट। अगर हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो कौन सा वाला वायर सिलेक्ट करोगे, याद करो मैंने बताया था आई से क्या करते हो तुम, मार्क करते हो एंगल्स को। एंगल मार्क किया, इसके साथ कम एंगल मिला, कम रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, तो क्या करोगे। सो योर करेक्ट आंसर इज मटेरियल। चलो यहाँ पे लिख देता है। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में लिखूं आंसर्स, प्रिसाइज जरूर लिखूंगा, लेकिन उसके बाद आप पूरा स्टेटमेंट लिख देना आपके हिसाब से, बिकॉज मुझे टाइम सेव करना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। आपको एक टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज है और यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस V, रिपीट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन करंट इज 0.5 एम्पियर। अब किसी भी बच्चे के दिमाग में यही आएगा कि सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है, करंट अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे तो रेजिस्टेंस पता ही नहीं है। बराबर है यार भाई मेरे बात, रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है, बराबर है। वापस से रिपीट करते, देखो पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है V, करंट तुझे पता है 0.5 एम्पियर, लेकिन तुझे रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर गौर से टेबल को देखोगे, रेजिस्टेंस भर भर के दिया हुआ है कैसे। जरा मेरे लिए 0.5 को 0.2 से डिवाइड करके बताना। करो। फिर 1 को 0.4 से डिवाइड करना जरा, 1.5 को 0.6 से डिवाइड करना जरा, 2 को 0.8 से एक बार डिवाइड करके जरूर देखना, और 2.5 को 1 से डिवाइड करके जरूर देखना। तुम चौंक जाओगे कि सारे के सारे जब मैंने इन वैल्यूज का रेशियो लिया तो मुझे एक वैल्यू मिल रहा है, वो है 2.5। तो बेटा ये 2.5 क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है। भूल गए मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर कोई वायर है, मटेरियल है, और अगर वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, मैं जानता हूं यहाँ पे नहीं बोला है ओम्स लॉ, बट वह ऑब्वियस है ना यार कि अगर कोई वायर होगा तो उसका लेंथ, एरिया और मटेरियल तो सेम ही होगा, तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही होना है। अगर उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं कोई भी दो वैल्यूज का रेशियो, सर आप दो वैल्यूज का कैसे रेशियो ले रहे हो, अरे मेरे भाई R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है ना। तो देखना ये V के लिए ये I है, ये V के लिए ये I है। याद कर ओम्स लॉ का क्या मतलब था, ओम्स लॉ का मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सर क्या मतलब कि देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस में, 0.5 का चेंज आ रहा है, बराबर 0.5 का चेंज आ रहा है, देख लो यहाँ पे। तो करंट में कितने का चेंज आ रहा है, 0.2 का चेंज आ रहा है। हाँ सर समझ में आया। इसका ये मतलब मैं आगे की वैल्यू जानता नहीं हूं तब भी लिख सकता हूं कि अगर अब 3 वोल्ट की बात होगी तो पक्का 1.2 एम्पियर होगा। समझे कैसे मैंने पता लगाया, मुझे दिख गया ना पैटर्न कि 0.5 से वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो 0.2 से करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब 3 वोल्ट पे कितना होगा, 1.2 एम्पियर होगा। हो गया बात खत्म। चलो समझा कि नहीं समझा। अगर तुम्हें अब रेजिस्टेंस मिल गया है तो पहले तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम टेबल। लिख देना रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम, हाँ या ना। कैसे भाई, मैंने सबसे सिंपल वैल्यू ले ली ये वाली, ठीक। रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम। फिर V कितना, V ढूंढना है तुम्हें, I कितना दिया हुआ बच्चा 0.5 एम्पियर, बराबर। तुम्हें क्या ढूंढना है, V ढूंढना है, ढूंढ लेते सर। तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। तो I कितना 0.5, R कितना 2.5, बराबर है। 25 5 कितना होता है 125, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 125 और 1.25 आंसर आ जाएगा। अब मैं ना ये वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकता था। सर आप तो क्या नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सुनो ध्यान से, मुझे बताओ करंट क्या था, 0.5 एम्पियर था, यानी कि करंट 0.4 और 0.6 के बीच में। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे 0.5 एम्पियर पे वोल्टेज चाहिए, मुझे 0.5 कहाँ है, 0.6 और 0.4 के बीच में। तो इसका मतलब जो मेरी वोल्टेज की वैल्यू होगी वो भी 1 और 1.5 के बीच में होगी, और 1 और 1.5 के बीच में क्या आएगा, 1.25 आएगा ना मेरे भाई। समझा, ऑब्वियसली बात है, उससे तुम्हें मार्क्स सही मिलेंगे, तुम्हें ये सॉल्विंग करके बतानी पड़ेगी, लेकिन स्टिल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। फाइंड द करंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस मच। अब तो हो जाएगा, अब तो भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है ना यार। बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स है। क्या है रेजिस्टेंस की वैल्यू, 2.5, बराबर। फिर अपन डायरेक्टली भी निकालना सीखेंगे। बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.5, फिर वोल्टेज कितना दिया हुआ है 0.75 वोल्ट, और करंट तुम्हें निकालने बोला है। चलो करते हैं। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, V इज इक्वल्स टू आई आर, बराबर। V कितना 0.75, I कितना नहीं पता, R कितना 2.5, बराबर है। तो I कितना हो जाएगा 0.75 अपॉन 2.5, कितना आ रहा है भाई मेरे 750 नहीं रहे 75 सॉरी, अपॉन
250, तो इसको 10 ले लेते हैं। 25 टाइम्स 1, 25 टाइम्स 3, 3/10, आई कितना आया 0.3 एम्पियर आया। सर हम डायरेक्टली निकाल सकते थे क्या? हाँ सर, देखो कैसे, देखो क्या बोला है, वोल्टेज 0.5 था बराबर। अब 0.5 वोल्टेज 0.75 का वोल्टेज था, तो 0.75 वोल्टेज किसके बीच में आ रहा है? देखो 0.5 और 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा करंट जो भी है वो भी किसके बीच में आएगा? 0.2 और 0.4 के बीच में, यानी कि 0.3 आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए टोटल 12 क्वेश्चन है। मैं जितना हो सके उतने क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज कुछ क्वेश्चन मुझे तुम्हें भी देने हैं सॉल्व करने के लिए। हर एक क्वेश्चन ना अलग टाइप का क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें इतने सेक्शन ए में इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस के 2-2, 3-3 क्वेश्चन इस वीडियो में लेना पॉसिबल नहीं था। मैं और वीडियोस आगे बनाने वाला हूं सिर्फ क्वेश्चंस के रिलेटेड भी, तो बेफिक्र रहो, वहां पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सिर्फ क्या करूं, ये एक एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, मैंने लिख दिया 1 ओम, इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड मैंने बोला ना स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फिर बोला है व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। अब तुम बोलोगे सर ये क्या टाइम पास हो गया, सिर्फ बोलता है स्ट्रेच कर दिया डबल उसकी लेंथ, तो रेजिस्टेंस बताओ। तो कॉमन सेंस मालूम है क्या बोलेगा बच्चे का? सर इजी तो है। कैसे? आपने बोला था रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, बराबर। तो अगर रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ अगर डबल हो गया रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, आंसर आएगा 2 ओम और तुमको मिलेगा 0। इसीलिए तो बोला, सुनो, ये 2 ओम नहीं आएगा आंसर यहाँ पे। अब तुम बोलोगे सर अब टाइम पास हो रहा है ना, ये पढ़ाया कुछ आया कुछ, यही तो बात होती है, पढ़ाया कुछ आया कुछ। पढ़ते सुनो ध्यान से, 2 ओम नहीं आंसर, तो फिर सर क्या करूं? वर्ड सुनो। उन्होंने बोला ये जो वायर है जिसका लेंथ कितना था? L था, बराबर। इसी वायर को उन्होंने स्ट्रेच किया है टू इट्स डबल लेंथ। नहीं समझा? सुनो, अगर तो मैं बोलता एक वायर है जिसका लेंथ L है, और अब मैं एक दूसरा वायर ले आया जिसका लेंथ 2L है, तब जो तुमने दिमाग लगाया ना स्टार्टिंग में वो बराबर था कि भाई पहले वाले वायर का लेंथ L है, दूसरे वाले वायर का लेंथ 2L है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा? डबल होगा, बात खत्म। यहां पे वो बोल रहा है मैंने इसी वाले वायर को क्या किया? स्ट्रेच करके डबल कर दिया। कॉमन सेंस लगाओ। तुम्हें मालूम है वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, बराबर। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, बराबर, मीटर क्यूब। अगर मैं इसी वाले वायर को स्ट्रेच करके डबल कर रहा हूं, बच्चे पार्टी तुमको ये चीज समझी क्या कि अगर इसी वाले वायर को मैं स्ट्रेच करके डबल कर दूंगा तो लेंथ तो डबल हो जाएगा सर? ये देखो, हाँ बराबर, समझा, वेरी नाइस। लेकिन जो एरिया इसका ए था, क्या तुम्हें नहीं लगता एरिया इसका हाफ हो जाएगा? इससे कैसे? सोचो, पहले वाले वायर का अगर मैं वॉल्यूम लिखूं तो वो आएगा एरिया इंटू लेंथ। दूसरे वाले वायर का अगर मैं वॉल्यूम लिखूं तो वो भी तो सेम ही रहेगा ना। अरे भाई उसी वाले वायर को तुमने स्ट्रेच कर दिया, आटे का गोला देखा है तुमने, उसको स्ट्रेच कर दिया, वॉल्यूम तो उतना ही है ना, बस लेंथ स्ट्रेच हो गया, यानी कि थिकनेस कम हो गई। तो जब भी तुम ये वर्ड सुनो, स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, स्ट्रेच टू ट्रिपल इट्स लेंथ, स्ट्रेच टू 4 टाइम्स इट्स लेंथ, इसका क्या मतलब कि अगर लेंथ डबल हो गया तो एरिया जो है वो आधा हो जाएगा बेटा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है ना। तो अब क्या समझा है इससे सर? समझा ये कि जो नया वाला लेंथ है तुम्हारा वो L2L है बेटा, जो नया वाला एरिया है वो A/2 है। अब अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊं, क्या है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए बेटा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R' इज इक्वल्स टू, बराबर, R' इज इक्वल्स टू रो L' अपॉन A'। समझो मैं क्या कर रहा हूं, रो की जगह तो रो ही लिखेंगे, L' की जगह क्या लिख दूंगा 2L, A' की जगह क्या लिख दूंगा A/2, 2 का जाएगा ऊपर जाएगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, एक सेकंड, ये सब बातों को पीछे ऊपर रख दूं मैं यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैं तुम्हें देखूं यहाँ पे बताऊं तो 4 आ गया, 2 2 सा 4, रो L अपॉन A। समझो मेरी बात को, रो L अपॉन A। अभी जो रो L अपॉन A है ना, ये पुराना वाला रेजिस्टेंस था ना, नहीं समझा सर? ये देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L अपॉन A, मटेरियल लेंथ और एरिया, इसका वैल्यू क्या था? 1 ओम था ना, तो मैं इस पूरे रो L अपॉन A की जगह क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। तो आंसर कितना आया? 4 × 1 विच इज 4 ओम्स। समझे? चलो सर वापस से बता दो एक बार। सुनो, जब भी तुम्हें क्वेश्चन आया गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, डबल इट्स लेंथ, यानी कि अगर लेंथ में डबल हुआ तो एरिया में आधा हो जाएगा, ऐसे याद रखो, बिकॉज वॉल्यूम सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, बराबर। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है, बराबर। अब ये मैं रहने देता हूं यहाँ पे, या फिर मैं दूसरा कलर कर देता हूं सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इस चीज में।
ठीक है, और उसके बाद यहां पे मैंने सोल्यूशन लिखा। तो R क्या था, 1 ओम था, जिसको मैं क्या लिख सकता था, रो L अपॉन ए, फॉर्मूला। नया वाला लेंथ क्या था, 2L, नया वाला एरिया क्या हो गया, A/2, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया 4। समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ नई चीज सिखाऊंगा वापस से। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, ओके, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर, इज स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर। मतलब नया वाला लेंथ कितना है, नया वाला लेंथ कितना है, पुराने वाले लेंथ का 3 गुना हो गया, बराबर। अब तुम बिना क्वेश्चन सोचे समझे अब फटाफट क्या कर दोगे, जो पीछे क्या वही कर दोगे ना। रुको, क्वेश्चन पढ़ो। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर, स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर, assuming it has a uniform cross section area, what will be its new resistance? Assuming it has a uniform cross section area, बराबर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हाट विल इट्स न्यू रेजिस्टेंस? बताओ। अगर मैंने उसी वाले वायर को, देखो क्या बोला है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर, उसी को स्ट्रेच कर दिया भाई। अगर मैंने उसी को स्ट्रेच कर दिया तो क्या करूंगा, ए डैश को क्या लिखूंगा मैं, A/3 लिखूंगा, हाँ या ना, बराबर है। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बोला यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है क्या, वॉल्यूम सेम है थ्रू आउट, ठीक है। चलो बताओ अब क्या करेंगे, वापस से वही लॉजिक, वही लॉजिक, वही लॉजिक, वही लॉजिक। तो R डैश क्या होगा, R डैश क्या होगा, रो L डैश अपॉन A डैश, बराबर है। रो L डैश की जगह क्या लिखूंगा, 3L, A डैश की जगह क्या लिखूंगा, A/3, 3 का जाएगा ऊपर जाएगा, बराबर। क्लियर हुआ? ठीक है सर। तो बताइए अब R डैश तो R डैश है, 9 बाहर ले लिया, रो L अपॉन A के जगह, रो L अपॉन A के जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 3 लिख दूं 3, रो L की जगह क्या लिख दूं, डायरेक्टली 3 लिख दूं। तो आंसर कितना आया, 9 3 27 ओम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, ओके, ये नया क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे लगा ऊपर वाला नया क्वेश्चन था, लेकिन नहीं था, वही सेम चीज था। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेच टू ट्रिपल नहीं बोला, ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ बोला। अब ये क्या नया है टाइम पास सर, जब वो बोलता स्ट्रेच टू ट्रिपल, यानी कि मैं तुम 3 गुना लेंथ करते एरिया को 3 से डिवाइड कर देते। अब यहां पे बोला है ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, यानी कि जो मोटाई है, जो थिकनेस है वो ट्रिपल हो गई है। समझा कि नहीं समझा? जो मोटाई है, थिकनेस, वो ट्रिपल हो गई है। तो अब लगाओ उल्टा, वापस से उल्टा दिमाग लगाओ। अगर एरिया 3 गुना बढ़ गया है तो लेंथ को अब 3 गुना घटना पड़ेगा, तो ही तो वॉल्यूम सेम रहेगा। कॉमन सेंस लगाओ ना यार। अचानक से एरिया, पहली बात तो अचानक से एरिया बढ़ेगा नहीं। अगर एरिया बढ़ गया तो ये लेंथ था, बराबर, ये इसकी थिकनेस थी, ये लेंथ था, ये इसकी थिकनेस थी। अब एरिया बढ़ गया तो अचानक से एरिया बढ़ा तो लेंथ खुद ब खुद सिकुड़ जाएगी ना, ठीक है। तो बताओ वापस से सेम लॉजिक, क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A डैश। L डैश की जगह क्या लिखेंगे, L/3, बराबर। A डैश की जगह क्या लिखेंगे, 3A। बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, रो L अपॉन A इंटू 1 अपॉन 3 3 जा 9, ठीक है। रो L अपॉन A की जगह बच्चा क्या लिख सकते हो, क्या वैल्यू दी हुई थी तुमको, 9 दी थी वैल्यू। तो तुमने क्या लिखा यहाँ पे, 9 लिखा, 9 से 9 कटा, आंसर क्या आया, 1 ओम आया। क्या यहां तक बात समझी? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला करो। चलो तुम्हें समझा क्यों ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाओ, बिकॉज आते हैं ये क्वेश्चंस, इसीलिए पूरा तुम खाली सोचो, पूरे चैप्टर का अगर 1 शॉट वीडियो बनाऊं मैं, है ना, 2-2.5 घंटे का, तुम्हें लगता है सारे क्वेश्चन इफेक्टिवली डिस्कस होंगे? नहीं ना। तुम्हें सिर्फ सेक्शन ए में प्रॉब्लम है, सेक्शन ए का 1 शॉट करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो आ जाओ। अ नाइक्रोम वायर, सुनना, अ नाइक्रोम वायर X with length L and cross section area A is connected to a 10 volt source. A nichrome wire X with length L and cross section area A is connected to 10 volt source. Another nichrome wire with length 2L and area of cross section A/2 is connected to a 20 volt source. उन्होंने बोला है कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर X and Y। बहुत 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 अप्रतिम दिमाग लगाया इन्होंने, अप्रतिम। क्या सर, क्या दिमाग लगाया? इन्हें अच्छे से मालूम है ये 10 वोल्ट और 20 वोल्ट दे के तुम्हें कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, तुम कंफ्यूज मत होना। उन्होंने तुमसे किसका रेशियो मांगा है, रेजिस्टेंस का। चलो फटाफट बताओ रेजिस्टेंस क्या क्या बात पे डिपेंड करता है सर? लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता वोल्टेज पे,
इसका मतलब उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है वोल्टेज, या फिर हो सकता है आगे कहीं यूज करने बोले, लेकिन वोल्टेज पे तो लेना देना नहीं है, तो कॉमन सेंस लगाओ। चलो अगर मैं वायर एक्स का रेजिस्टेंस लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, लेंथ है, एरिया है और मटेरियल नाइक्रोम है, तो क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस फॉर एक्स विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या ये बात समझी? अब मैं रेजिस्टेंस ऑफ वाई लिखता हूं तो सर ध्यान से लिखना रेजिस्टेंस ऑफ वाई, क्यों? क्योंकि रो तो सेम है। क्यों रो तो सेम है? क्योंकि नाइक्रोम का ही वायर है। देखो नाइक्रोम वायर एक्स, यहां पे नाइक्रोम वायर वाई, बराबर है बेटा। लेकिन लेंथ जो है वो क्या है, 2l, तो मैंने लेंथ लिख दिया 2l अपॉन एरिया जो है वो a/2 है, तो a गया 2 ऊपर, बराबर, हाँ या ना? तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे, ry आ जाएगा 4 रो l अपॉन a। अब क्या मुझे रो l अपॉन a की जगह rx दिख रहा है, हाँ या ना? अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम डायरेक्टली डिवाइड कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो चलो बताओ, rx अपॉन ry, हाँ या ना? तो rx की वैल्यू क्या थी, रो l अपॉन a अपॉन इसकी वैल्यू क्या थी, 4 रो l अपॉन a। ये रो l अपॉन a कैंसिल हुआ, तो rx बाई ry का रेशियो क्या आया बच्चा, 1:4। समझे? ठीक है सर। नेक्स्ट, कंपेयर द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच वायर। क्या बोला, कंपेयर द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच वायर। अब तुम बोलोगे सर पावर कैसे निकालूं? अब यहां पे ये क्वेश्चन सिलेक्शन में मेरे से प्रॉब्लम हो गई है। पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया, एक काम करते हैं, बी और सी वाला जो क्वेश्चन है, बी और सी वाला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली मैं सेक्शन बी में तुम्हें बता पाऊंगा ज्यादा अच्छे से। सेक्शन बी में, हाँ बराबर, क्योंकि सेक्शन बी एंड सी में, सॉरी, क्योंकि पावर के फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस ही नहीं किया है, और ये मास ऑफ दीज वायर्स वाला भी। तो एक काम करते हैं, मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ, एक बी वाला बता देता हूँ, सी वाला मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बी वाला कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले बात पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मुझे मालूम है कि डेटा में, क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस की बात की गई है, बराबर, एक रेजिस्टेंस की बात की गई है और एक वोल्टेज की बात की गई है, तो मैं उस हिसाब से स्टार्ट करूंगा। चलो सुनो ध्यान से, अगर मैं पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करूं तो Px इज इक्वल्स टू v² अपॉन rx। समझो मेरी बात बेटा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो बेटा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। क्या बोला, Px क्या है, v² अपॉन rx। समझे कि नहीं समझे? vx अपॉन rx, बिकॉज ये पावर का फॉर्मूला होता है v² अपॉन r, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, ठीक। मुझे मालूम है R को जो वोल्टेज मिला था वो 10 वोल्ट था, हाँ या ना? ये समझे क्या बच्चे लोग? समझो, ये मैंने अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी बताया ना तो भी तुम कर लोगे। देखो पावर वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट था, लेकिन जो दूसरा वाला वायर Y था उसको वोल्टेज कितना मिल रहा था, 20 मिल रहा था। अगर मैं उसका पावर लिखूं तो मैं क्या लिखवाऊंगा, Py इज इक्वल्स टू, ये बताओ ये कितनों को समझा, समझे क्या बच्चे लोग? 2v² क्यों लिखा, बताओ, याद करो। अगर x का वोल्टेज 10 है और y को वोल्टेज दिया है 20, तो y का वोल्टेज कितना है, 2 टाइम्स द x है ना? हाँ करेक्ट। तो अब चलो इसको डिवाइड कर दूं क्या? नहीं, लेकिन डिवाइड करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते। तो क्या आ जाएगा ये 4v² अपॉन ry, हाँ या ना? बहुत सिंपल है ये, और तुम हैरान हो जाओगे ये जानकर, यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ऑफिशियल ICSE वेबसाइट से। बच्चे हैरान होते हैं भाई, सिंपल क्वेश्चन है। देखो अप्पा, मैं जानता हूं बी वाले में हो सकता है दिक्कत आए, बिकॉज मैंने ये वीडियो में नहीं डिस्कस किया है, लेकिन जिनको मालूम है पावर के फॉर्मूलाज उनको तो क्लियर हो जाएगा। मैं देखो किस इंटेंशन से पढ़ाता हूं कि तुमको कुछ नहीं मालूम, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं कि भाई सब कवर हो जाए। तो चलो बताओ Px कितना हो जाएगा, Px अपॉन Py। Px कितना है, v² अपॉन rx, है ना, इंटू है तो इंटू, डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ry अपॉन 4v²। तो v² से v² कैंसिल हो गया। अब ry अपॉन rx क्या था, ry अपॉन rx इंटू 1/4। बताइए, अगर rx बाय ry, ये देखो rx बाय rx बाय ry 1/4 था, तो ry बाय rx क्या हो जाएगा, 4/1। तो ये क्या लिखा मैंने, 4/1 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आया, 1। ओहो, सो Px इज टू Py क्या आया, 1:1। ये है तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यहां पे तुमको चेक कर रहा है फंडामेंटली, ठीक है। सी वाला मैं बाद में करवा दूंगा, 7th वाला मैं चाहता हूं तुम खुद से करो। ये ऑफिशियल ICSE की कॉम्पिटेंसी बुक से मैंने लिया हुआ है, जो उन्होंने PDF अपलोड किया हुआ है। बहुत ईजी है, कोशिश करो, नहीं तो मैं तुम्हें नेक्स्ट कोई वीडियो में जरूर समझाऊंगा। मैं वो क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पे मैक्सिमम में कोई तुम्हें चीजें समझा पाओ। चलो समझते हैं, एक काम करते हैं, 8th वाला करने से पहले मैं तुम्हें 9th वाला करवाता हूं, बिकॉज अगर 9th वाला क्लियर हो गया
तो 8th वाला उसी का मिलता जुलता है। ये भी वापस ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है कॉम्पिटेंसी के, उन्होंने जान करके ये दोनों क्वेश्चन दिए तो तुम कर पाओ। चलो पहले 9th वाला करते हैं। उन्होंने बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज ए बी सी एंड डी। क्या बोला? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज ए बी सी एंड डी। तो चलो फटाफट दिखते हैं। पहली बात तो लेंथ दिया हुआ है सबका, तो इसका लेंथ दिया हुआ है L, इसका 3L, इसका 2L और इसका L। अब ये जो दिया हुआ है बेटा, आपको दिया हुआ है डायामीटर, बराबर। ये दिया हुआ है 2D, ये दिया हुआ है 2D, ये दिया हुआ है D और ये दिया हुआ है D। लेकिन हमें तो डायामीटर में बात ही नहीं करनी होती। सर क्यों, डायामीटर कहां से आ गया? याद करो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, बराबर है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L अपॉन A, बराबर। यानी कि लेंथ पे तो फर्क पड़ेगा, मटेरियल तो चलो सबका सेम ही होगा, हम कंसिडर कर ले, लेकिन एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है बेटा, पाई आर स्क्वायर, समझे क्या? अब यहां पे तुम्हें दिया हुआ डायामीटर बेटा, लेकिन तुम्हें तो चाहिए रेडियस, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? पहली बात तो हम ये पूरा गंदा सा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम क्या, मुझे मालूम है मटेरियल सेम है, इवेंचुअली रेशियो में कटने वाला है, पाई भी सेम है, इवेंचुअली रेशियो में कटने वाला है, यानी कि मेरा रेजिस्टेंस सिर्फ दो बात पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और रेडियस के स्क्वायर पे। समझा? एरिया होता है लेकिन रेडियस का स्क्वायर, बिकॉज तुम्हें मालूम है एरिया पाई आर स्क्वायर है। अब मैं कैसे सॉल्व करूं इससे? तो देखो फटाफट, पहले वाले वायर के लिए आरए के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो आरए के लिए मैंने लेंथ लिखा, लेंथ। अब मुझे बताओ, अगर डायामीटर 2D है, अगर इसका डायामीटर 2D है, टर्म्स में ना, कंफ्यूज करने के लिए सब कर रहा है, उनको मालूम है डायामीटर भी D से रिप्रेजेंट होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इन्होंने बोला है डायामीटर 2D से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो रेडियस कितना होगा? D होगा। अब ये हजम नहीं होता जल्दी, लेकिन भाई सुनो ना, पूरा डायामीटर कितना दिया हुआ है? 2D। पूरा डायामीटर 2D दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हुआ? उसका आधा D हुआ। तो मैं बोलूंगा, मुझे रेडियस चाहिए ना, तो मैं क्या बोलूंगा? L अपॉन D स्क्वायर, समझे क्या? L अपॉन D स्क्वायर, ये आ गया RA। अब RB निकालते हैं। चलो सर, RB भी किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। तो लेंथ कितनी है सर? यहाँ पे 3L है, तो मैंने लिखा 3L अपॉन डायामीटर कितना है? D। डायामीटर कितना है? D, तो रेडियस क्या होगा? D/2, समझे? यहां पे डायमीटर कितना है? D, तो रेडियस कितना होगा? D/2। तो क्या लिखूंगा? D/2 का होल स्क्वायर, D/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा? 3L, नीचे कितना हो जाएगा? D स्क्वायर अपॉन 4, 4 कहां जाएगा? ऊपर, तो 4 3 से कितना हो गया? 12 हो गया। समझ गया? हाँ सर। RC लिखते हैं, बताओ फटाफट, बताओ RC में क्या लिखूंगा? L की जगह क्या लिखूंगा? 2L। ये देखो बेटा यहाँ पे 2L, और वापस से टोटल डायमीटर कितना है? 2D, तो रेडियस कितना हो गया? D, तो क्या लिखूंगा? D का स्क्वायर। और RD क्या लिखूंगा बच्चा? चलो बताओ। अरे यार ये तो सिंपल है सर, L और नीचे लिखूंगा D/2 द होल स्क्वायर, बराबर। D/2 द होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 4L अपॉन D स्क्वायर, समझे? चलो अब अगर मैं रेशियो लूं तो बताओ क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ। RA इज टू RB इज टू RC इज टू RD, बराबर है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? RA वैल्यू क्या था? L अपॉन D स्क्वायर, यहाँ पे भी था L अपॉन D स्क्वायर, यहाँ पे भी था L अपॉन D स्क्वायर, यहाँ पे भी था L अपॉन D स्क्वायर। तो ये L अपॉन D स्क्वायर, L अपॉन D स्क्वायर, L अपॉन D स्क्वायर, L अपॉन D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ रेशियो, यानी कि नंबर। तो 1:12 2:4, ये रहा तुम्हारा आंसर। तुम ये लिख के आओगे, मान लो ये MCQ में आ गया, मार्क करना, आगे बढ़ जाना। चलो ये वाला क्वेश्चन अब तुम खुद से कर लो, ये तुमसे खुद से हो जाएगा। अगर मैंने 9th करवा दिया तो इन्होंने बोला है द डायग्राम शोज डिफरेंट कॉपर कंडक्टर्स ऑफ डायमीटर D 2D, देखा यहाँ पे D 2D एंड लेंथ विच आर मल्टीपल्स ऑफ L, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है? तो सबसे कम चलो यार ये तो बता दिया, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका था? RA का। तो पक्का क्या आएगा? पहले A आएगा, तो ये D ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया है ना। तो A सबसे कम है, बराबर। अब उसके बाद तुम कर लोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इसका। चलिए अब आते हैं, कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? आई गेस यस 3 ही हैं, कर लेते हैं फटाफट और खत्म करते हैं फिर। देयर आर कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ रेशियो 1:2 दैट हैव द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द रेशियो 1:4। ओके, कॉपर वायर है जिनका लेंथ का रेशियो कितना दिया हुआ है? L1/L2 कितना दिया हुआ है? 1:2, बराबर। और उनके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:4। ओके सर, एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:4। उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो बताओ क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? R1 अपॉन R2, बराबर। मैंने अभी क्या बताया था? बिकॉज मटेरियल सेम है, बिकॉज है ना, तो मटेरियल तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। अब बताओ ये कितनों को समझा? बताओ बताओ ये कितनों को समझा? ये क्या हो गया सर? अरे भाई देखना, R1 को क्या लिख सकता है? L1 अपॉन A1 डिवाइडेड बाय R2 को क्या लिख सकता है? L2 अपॉन A2।
तो जब ऊपर नीचे होगा तो समझा L1 अपॉन L2 आ जाएगा, L1 अपॉन L2 आ जाएगा इंटू A2 अपॉन A1 आ जाएगा। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो ना बेटा, रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसीलिए R1 के सामने L1, R2 के सामने L2, और रेजिस्टेंस एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है, तो R1 के नीचे A1 एंड R2 के ऊपर A2। चलो सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर निकाल लो। L1 बाय L2 कितना है 1/2, A2 बाय A1 कितना है 4/1, तो आंसर कितना आया R1 बाय R2 का, सो R1:R2 इज 2:1। अब ये तो मैं नहीं बता रहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, ये तुम खुद करो फटफट कमेंट सेक्शन में, मुझे आंसर चाहिए। सारे चीजें मैं करवाऊंगा तो तुम कुछ नहीं करने वाले, फिर करो फटफट करो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखता हूं कितने लोग आंसर लिखते हैं मुझे। नेक्स्ट, द सर्किट डिपिक्टेड इन द फिगर इज एम्प्लॉयड टू स्टडी ओम्स लॉ। ओके, जैसे ही उसने बोला ओम्स लॉ, दिमाग में क्या आना चाहिए, फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। रादर देन एम्प्लॉइंग a conventional resistor, a glass tube of length L, cross sectional area A, which is half filled with mercury, ये important है, half filled with mercury, of resistivity D, is connected to a circuit via two electrodes, is connected to a circuit via two electrodes, E1 and E2। देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, these electrodes are linked to a battery with EMF E and negligible internal resistance। अब ये negligible internal resistance क्या है, ये मैं पार्ट बी में तुम्हें समझाऊंगा, फिक्र मत करो। प्रोवाइड द आंसर्स इन टर्म्स ऑफ ए क्या था एरिया, एल क्या था लेंथ, डी क्या था इफ आई एम नॉट रॉन्ग रेजिस्टिविटी, एंड ई क्या था बैटरी ईएमएफ। ठीक है, उन्होंने बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मर्क्यूरी इन द ट्यूब। आई रिपीट, उन्होंने बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन द मर्क्यूरी इन द ट्यूब। तुम्हें अच्छे से मालूम है, बताओ अगर तुम्हें इनके टर्म्स में आंसर चाहिए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, रो एल अपॉन ए, हाँ या ना, इनके टर्म्स में चाहिए ना। तो बताओ इन्होंने रो को किससे रिप्रेजेंट, मैं वापस से क्वेश्चन रीड करता हूं, मुझे लगता है बच्चों को नहीं समझा होगा तो मैं वापस से बता देता हूं। क्या बोला है, द सर्किट डिपिक्टेड इन द फिगर इज एम्प्लॉयड टू स्टडी ओम्स लॉ rather than employing a conventional resistor, a glass tube of length L, okay, length को represent किया है L से, so length is L, then a cross sectional area A, area को represent किया है A से, then which is half filled with mercury of resistivity D। तो resistivity को किससे represent किया है, resistivity को किससे represent किया है D से, and बैटरी यानी कि वोल्टेज को represent किया है E से। ठीक है, अब उनको तुम्हारे आंसर्स चाहिए इन्हीं टर्म्स में, एल ए डी ई के टर्म्स में चाहिए, और तुम्हें रेजिस्टेंस। चलो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए बराबर, रो का वैल्यू क्या लिखूंगा डी, एल का वैल्यू क्या लिखूंगा एल, ए का वैल्यू क्या, एरिया का क्या वैल्यू लिखूंगा ए। तो तुम बोलोगे हाँ सर बराबर है, मिलो, हो गया ना, इतना सा है। देखो ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, लेकिन जैसे ही तुम लिखोगे ये वैल्यू आर का, तुम्हें मिलेगा 0। तुम बोलोगे सर ये अब गड़बड़ है, कॉन्फिडेंस टूट रहा है। अब नहीं, सुनो वापस से पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज हाईलाइट की थी, ओम्स लॉ, और दूसरा मैंने बताया था हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का क्या मतलब, आधा लेंथ है ना, नहीं समझे। रेजिस्टेंस क्या बात पे डिपेंड करता था, लेंथ पे डिपेंड करता था। अगर पूरा मर्क्यूरी का जो जो ट्यूब है वो हाफ मर्क्यूरी से ही भरा हुआ है अगर, तो हाफ ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना, समझे। तो गलती क्या हो गई सर, तो एक्चुअली लेंथ तुमको L नहीं दिया हुआ है, L/2 दिया हुआ है। ओके, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो यानी कि रो L अपॉन ए। अगर मैं लिखूं, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो रो के जगह लिखूंगा D, L के जगह लिखूंगा L/2 और A के जगह लिखूंगा A। ये है बेटा तुम्हारा आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर A का सोल्यूशन, समझे, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये सब इजी है, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था जान करके। अब बोला है एम्मीटर रीडिंग क्या है। एम्मीटर का मतलब क्या मेजर करता है, करंट। याद है मैंने बोला था अभी स्टार्ट में वीडियो में, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, करंट मेजर करता है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू IR। हो गया सिंपल। V कितना, V को सर ने क्या बोला था, क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो लिखेंगे। I इनके टर्म्स में, I हमें ढूंढना है। R क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा D L/2 है। अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी था, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन अगर बिगड़ा तो सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत हो जाएगा, वैसा वाला हिसाब पे तो जाता। ठीक है, तो चलो बताओ, तो I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा 2EA अपॉन 12 बोल रहा हूं DL। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा करंट, ये हो गया तुम्हारा आंसर B। C बोला है व्हाट इज द वोल्टमीटर रीडिंग। ऑब्वियसली बात है ना, वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगी,
वोल्ट मीटर लगाया जाता है अक्रॉस दिस सर्किट। तो बिकॉज बैटरी का टर्म ई है वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर में भी क्या आएगा, ई आएगा। हाँ, वो सेकंड पार्ट में जब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ा था तो वहां पे चीजें चेंज हो जाती है, तो बेफिक्र रहो अभी। तो तुम क्या लिखोगे, वोल्ट मीटर रीडिंग क्या है, वोल्ट मीटर रीडिंग इज ई। तुम्हारा तीसरा आंसर हो गया, समझे क्या, ये तुम्हारा तीसरा आंसर। अब डी, विच ऑफ द मेजरमेंट्स, ये सुनना ध्यान से, विच ऑफ द मेजरमेंट्स आर ऑल्टर्ड व्हेन द ट्यूब इज एंटायरली फिल्ड विथ मर्क्यूरी। तो पहले मर्क्यूरी से आधा भरा हुआ था, अब मर्क्यूरी से पूरा भरा हुआ है। तो अगर मर्क्यूरी से पूरा भरा हुआ है तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर लेंथ चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ। तो कौन सी मेजरमेंट्स ऑल्टर होगी, तो तुम बोलोगे रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो करंट, यानी कि एमीटर रीडिंग। सिर्फ रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, रेजिस्टेंस के साथ करंट भी तो चेंज होगा, बिकॉज हमें यह मालूम है कि अगर लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। समझा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। An electrician is choosing a material to make the coil of a standard resistance box, which must provide a stable and precise resistance value during experiments, even as it slightly heats up from the current flow. Resistor बनाना है resistance box के लिए, तो कौन सा material select करेगा, which material is most suitable for this purpose and why? Copper, silicon, manganese, tungsten। ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो और ये वीडियो को बंद करो और पढ़ाई करो अब दूसरे चैप्टर्स के लिए। मेरा वीडियोस देखना है, मेरे वीडियो देखो, किसी और का दे, लेकिन फिर पूरा कंप्लीट करो, चिटक के रहो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। ये सिर्फ पहले सेक्शन का वन शॉट वीडियो, ये चीज का ख्याल रखना। अभी और दो सेक्शन, उनके भी वन शॉट वीडियोस इतने ही मोस्ट प्रोबेबली लेंथी होंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, if you have learned something, please show your appreciation in the comment section. Share this video with the other 10th IC students. Subscribe to this channel so that you can get more videos in the line. Also, I have one small gift from my end. I have prepared a competency MCQ ebook which has 100+ MCQs. कुछ ऐसा दिखता है वो, बहुत सारे MCQs है उसमें, बहुत सारे। वो आप प्लीज़ डाउनलोड करिए, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे बताइए कि आपको ये चीज़ें समझी या नहीं समझी। ऑल्सो आई हैव वन मोर थिंग फॉर यू फ्रॉम माई एंड, विच इज द ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बुक। दिस इज राइट नाउ इन द फॉर्मेट ऑफ ई बुक ऑन किंडल, बट मुझे बच्चों ने बोल दिया था, सर आपने कहाँ ई बुक बना दिया किंडल पे, हमें वो नहीं समझ में आ रहा है, हम नहीं ले पा रहे वो। सो डोंट वरी, जब तक ये वीडियो आउट होगा, आई एम श्योर कि मेरे पास पेपर बैग आ चुका होगा प्रिंट करके। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इफ यू थिंक दैट आई कैन ऐड मोर वैल्यू इन योर बोर्ड प्रिपरेशन थ्रू दिस बुक, लेट मी नो इफ यू वांट दिस बुक और नॉट। पेपर बैग ऑलरेडी होगा, मैं उसके डिटेल्स बाद में शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से वो ले सकते हैं। दिस इज हाउ द ओवरऑल बुक लुक्स। ये सारे क्वेश्चंस फ्रेश क्वेश्चंस है, जहां से आप और ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को मास्टर कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ द कवर पेज लुक्स। मैंने पिछली बार रियलाइज किया था 2-3 वीडियो में कि दिख ही नहीं रहा था। यस, दिस इज हाउ द कवर पेज लुक्स। या, थैंक यू सो मच।